बुल ट्रैकर्स। दोस्तों 2008 के बाद इस साल एफआईआईज की सबसे बड़ी सेलिंग होने जा रही है और दिसंबर के महीने में उनकी सेलिंग की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरीके की पोजीशंस वो बना के रख रहे हैं ये चिंता की बात है। तो क्या एफआईआई कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो अगर आप मार्केट के लेवल्स को सिर्फ देखेंगे तो वहां पर कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब अंदर का डेटा आप देखेंगे तो असलियत आपको पता चलेगा। अगर हम सिर्फ एफआईआईज की सेलिंग का डेटा देखें, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस महीने अगर आप देखें दिसंबर में हमने अभी तक आधा महीना निकला है, तो पिछले 13 सेशंस में अगर देखें तो उन्होंने $2 बिलियन की सेलिंग कर दी है। कंसेक्यूटिवली उन्होंने सेलिंग की है। और अगर आप उसका मंथली डेटा देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जब जब वो बायर बने तो हमने देखा कि मार्केट में रैली आई और जब जब वो सेलर बने मार्केट नीचे गिरता हुआ हमें दिखा। तो मार्केट कहाँ जाएगा ये इस पर मैटर नहीं करता है कि डीआईआई कितना खरीद रहा है, रिटेल कितना खरीद रहा है। मार्केट का डायरेक्शन एफआईआईज का फ्लो ही डिसाइड करता है। तो क्या आने वाले दिनों में भी उनकी सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जरा उनके पैटर्न को थोड़ा समझते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा। हम जानते हैं कि वो ब्लैंकेट सब कुछ बेचते नहीं है, कुछ खरीदते भी है, कुछ बेचते भी है, सेक्टर को रोटेट भी करते हैं। तो पिछले दिनों उन्होंने क्या खरीदा क्या बेचा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो टॉप पिक रहा वो देखें तो टेलीकॉम रहा। पिछले महीने नवंबर में उन्होंने करीब 14,326 करोड़ की बाइंग की और स्ट्रॉन्गेस्ट मंथली इनफ्लो सिंस अप्रैल 2022। और इस साल का उनका टोटल फ्लो आप देखें करीब 48,000 करोड़ का रहा। इसके अलावा वो कहाँ बेट कर रहे हैं? ऑयल एंड गैस में। नवंबर में उन्होंने करीब 1700 करोड़ की बाइंग की और 2025 में उनकी नेट जो इनफ्लो है 36,000 करोड़ की रही। साथ ही कैपिटल गुड्स में भी उन्होंने नवंबर में अच्छी बाइंग की करीब 12,465 करोड़ की। और सेलिंग वो कहाँ कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 2025 में करीब 30,000 करोड़ की उन्होंने सेलिंग की है। नवंबर में ही उसकी आधी सेलिंग की है करीब 15,800 करोड़। साथ ही एफएमसीजी कंजम्पशन में भी भारी सेलिंग की है। 30,000 करोड़ का आउटफ्लो 2025 में किया है। रियल्टी सेक्टर में भी उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग की है। तो ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि जहां फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस हैं जैसे कि टेलीकॉम, वो वहां बेट कर रहे हैं। और जहां पे अनसर्टेनिटी है या ग्रोथ के चांसेस डिमिनिश होते हुए दिख रहे हैं, वहां पर वो पोजीशंस को कम कर रहे हैं, जैसे कि आईटी और एफएमसीजी और रियल्टी। तो इससे हमें लेसन ये मिलता है कि हमें सही समय पर सही सेक्टर और सही स्टॉक पर बने रहना है और उन्हें ही अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है। जहां पर अनसर्टेनिटी है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी कम है, वहां पर अपने पोजीशंस को लाइट करना है या पूरी तरीके से एग्जिट करना है। अब ये जो एफआई की सेलिंग है वो हमारे रुपया को भी लगातार कमजोर कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे साल में रिकॉर्ड तोड़ एफआई की सेलिंग रही और रुपया भी रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच गया। हमने 90 पार किया और 90 के बाद 91 भी पार किया और उसके बाद अब हमें माइनर फॉल देखने को मिला है। और ऐसा लग रहा है जितने भी जो क्लूज हमें मिल रहे हैं कि ये जो वीकनेस है ये कंटिन्यू होगा। और इस वक्त अगर आप देखें हमारी करेंसी वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी है, करीब 6% का लॉस इस साल हुआ है। तो आप अगर एफआई के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिर्फ करेंसी कन्वर्शन में ही उनके 6% का लॉस हो गया। एक तो आपके मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऊपर से करेंसी का लॉस भी होते जा रहा है। इसी वजह से वो सेलिंग कर रहे हैं और जितना सेल कर रहे हैं उतना रुपया कमजोर होता जा रहा है। एक तरीके का ये लूप बन गया है। अगर आप देखें, अगर इस महीने आप देखें तो 17,000 करोड़ तो इक्विटी में बेचा
और डेट में भी बेच रहे हैं। तो इतना पैसा जब वो निकालेंगे तो करेंसी पर वो प्रेशर क्रिएट करेगा, और साथ में हम एक्सपोर्ट्स में अच्छा नहीं कर रहे। हम जानते हैं टैरिफ्स की वजह से एक्सपोर्ट्स में भी कमी आ गई है, रुपया में भी प्रेशर पड़ रहा है, और साथ में ट्रेड डील की भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो स्पेकुलेटर्स हैं वो लगातार रुपया को शॉर्ट कर रहे हैं, जो फर्दर वीकनेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर्स नियर टर्म में नहीं है। एक ही ट्रिगर है और वो है ट्रेड डील। अगर वहां से कुछ पॉजिटिव निकल कर आता है तभी कुछ रुपया में रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। और जहां तक आरबीआई का सवाल है, आरबीआई अब रुपया को डिफेंड नहीं कर रहा, रुपया को गिरने से नहीं बचा रहा है। आरबीआई अब सिर्फ वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आप नहीं चाहेंगे कि हमारा रुपया दिन में 90 से 92 या 92 से 90 इतने शार्प फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली करेंसी में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है और वो किसी के भी हित में नहीं है। तो आरबीआई अब रुपया को उसने छोड़ दिया है कि लेट इट फाइंड इट्स ओन लेवल एंड ओन वे, और थोड़ा बहुत वो वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर भी ऐसा लगता है कि वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। करेंसी एंड मार्केट रिमेन्स वनरेबल अंटिल एफआईआई फ्लो ईजेस। तो दो फैक्टर्स, एफआईआई बेचना कम करें और ट्रेड डील की कोई पॉजिटिव हो पाए, तब हमें रुपया संभलता हुआ शायद दिखे। अब आइए इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, और वो है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स का एफआईआई के सेलिंग से क्या कनेक्शन है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि पिछले 2-3 दिनों से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, ग्लोबल लेवल पर पैनिक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया विक्स उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं कि जब भी फेयर होता है इंडिया विक्स को ऊपर जाना चाहिए, किसी भी कंट्री के विक्स को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता हुआ दिख रहा है। और अब हम 10 से नीचे आ गए हैं। अगर आप इंडिया विक्स की हिस्ट्री देखेंगे ना, पिछले 10-12 साल की, तो बहुत कम इंस्टांसेस आपको मिलेंगे जब हमें 10 से नीचे इंडिया विक्स आता हुआ दिखेगा, उससे नीचे की क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। तो ये इंडिया विक्स क्या बता रहा है और क्यों ये चिंता की बात है? देखिए, इंडिया विक्स को जो ऑप्शंस में काम करते हैं वो तो समझते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये होता क्या है। तो इंडिया विक्स को यूज करते हैं ऑप्शन के सेलर्स और बायर्स भी। ऑप्शन सेलर्स एक इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर की तरह होता है। जैसे आप इंश्योरेंस खरीदते हैं और उसका प्रीमियम कितना होना है ये इंश्योरेंस सेलर डिसाइड करता है। जब इंश्योरेंस सेलर को लगता है कि रिस्क बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग बीमार होंगे, हॉस्पिटलाइज होंगे, वो प्रीमियम को बढ़ा देते हैं। और जब उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं होगी, कोई यंग एज का है तो ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं है, वो प्रीमियम को कम रखते हैं। उसी तरीके से ऑप्शन सेलर ऑप्शन को जब बेचता है तो रिस्क जब बढ़ता है तो वो प्रीमियम को बढ़ा देता है, और उसी प्रीमियम को ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया विक्स। यानी कि ऑप्शन सेलर को लग रहा है मार्केट में कोई रिस्क नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर रिस्क बना हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन सेलर प्रीमियम कमांड नहीं कर पा रहा है, उसको जितना प्रीमियम चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। यानी कि जो बायर है वो वहां पर बिग फिश मौजूद है, बड़े इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने भाव पर सामान खरीदते हैं, और इससे रिलेटेड डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। और उस डेटा के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि इस वक्त ऑप्शंस मार्केट में सेलिंग कौन कर रहा है। सेलिंग कर रहे हैं रिटेल वाले, और इंस्टीट्यूशंस वाले बाइंग साइड पर हैं। इसीलिए वो हाई विक्स कमांड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एफआई उन्हें प्रीमियम देने को रेडी नहीं है। वो बाइंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें, ताकि कम से सस्ते प्राइस पर वो ऑप्शन को खरीद सकें। अब इसका डेटा मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि पिछली बार जब इंडिया विक्स 10 से नीचे आया था, अगर आप चार्ट देखेंगे इंडिया विक्स का, बहुत कम इंस्टांसेस आपको
मिलेंगे। और अगर आप इंट्राडे में बेशक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन 10 से नीचे की क्लोजिंग यूजुअली आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो पिछली बार जब हुआ था तो ये कुछ महीने पहले ही हुआ था, और आप देख सकते हैं कि जहां पर इंडिया विक्स 10 से नीचे हो गया था और उसके बाद हमें शार्प फॉल देखने को मिला था। नॉर्मली जब भी इंडिया विक्स 10 से नीचे जाता है तो दो सिचुएशन होती है। पहला, या तो मार्केट में रैली होगी या मार्केट में बड़ा फॉल होगा। रैली भी बड़ी हो सकती है, फॉल भी बड़ा हो सकता है, और ये डिसाइड करेगा कि उस वक्त मार्केट कहाँ है। अगर मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है और इंडिया विक्स 10 से नीचे आ गया तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि फॉल देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे है और इंडिया विक्स अगर 10 से नीचे आ गया तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हो रही है, इंडिया विक्स लोएस्ट लेवल पर हो गया है, यानी कि आइडियली इस वक्त अगर आप ऑप्शन खरीदेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि FIIs क्या कर रहे हैं। तो ये यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि FIIs किस तरीके की ऑप्शंस में पोजीशंस बना रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट का डेटा मैं लगातार आपको शेयर कर रहा हूं, आगे भी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर कॉल और पुट की पोजीशंस आप देखें, यहां पर हमें क्या देखने को मिल रही है। यहां पर हम नेट कॉल की बात कर रहे हैं और नेट पुट की। तो ये जो रेड बार्स हैं ये नेट पुट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार उनके पुट्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं। उन्होंने लगातार पुट्स को मेंटेन किया हुआ है। FII पुट्स क्यों खरीदते हैं? पहले पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिस्क ज़्यादा है, और दूसरा वो नेकेड पुट्स भी खरीदते हैं क्योंकि वो एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट गिरेगा। और अगर आप देखें यहाँ पर, तो अगर 16 दिसंबर का डेटा आप देखें, कल का डेटा देखें, तो उन्होंने अपने पुट्स को बढ़ाया है। यहां पर हमें थोड़ा फॉल देखने को मिला, वापस से बढ़ाया। मोटा मोटा वो अपने पुट्स की पोजीशंस को मेजर कट नहीं कर रहे हैं। तो FI की स्ट्रेटजी क्या है कि लो प्रीमियम लो विक्स पर भर भर के ऑप्शंस खरीदो। तो क्या वो कोई बड़ा गेम खेलने जा रहे हैं, इस वजह से ये पोजीशंस को बिल्डअप कर रहे हैं, और इस वजह से वो विक्स को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर विक्स बढ़ गया उन्हें ऑप्शंस को महंगे रेट पर खरीदना पड़ेगा। तो ये तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक तो वो कॉल्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, दूसरी तरफ पुट्स को भारी मात्रा में खरीद रहे हैं। दोनों ही बेरिश पोजीशंस, और साथ में हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स मार्केट में भी उनके शॉर्ट्स लगातार बने हुए हैं और वो बढ़ा रहे हैं। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो अगर हम आज का परफॉर्मेंस देखें तो आधे सेक्टर्स ग्रीन में रहे, आधे डाउन रहे, और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा PSU बैंक्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ फ्रेश जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ बातें कही हैं जो वहाँ के लिए पॉजिटिव है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हेडलाइन नंबर्स को देखेंगे तो वहाँ वीकनेस हमें देखने को मिली, लेकिन मोटा मोटा 50-50 मार्केट ने परफॉर्म किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन 50% रहा, और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन बैंकिंग में अच्छा रहा। कल के दिन हमें अच्छी खासी वीकनेस भी देखने को मिली थी, तो यहाँ पर थोड़ा हमें सेंटिमेंट्स में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखा। मेजर सेलर्स या बायर्स कोई नहीं रहे। एक ही स्टॉक में आज हमें मेजर फॉल देखने को मिला, और वो है मैक्स हेल्थकेयर। FI की DII की पोजीशंस अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख सकते हैं कि DII की बाइंग भी घट रही है, FII की सेलिंग बढ़ रही है। तो क्या आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू रहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके की FI की पोजीशंस बनी हुई हैं, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं। तो पिछले 2 दिनों से मार्केट ज़रूर गिर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट में बदलाव नहीं आया है। मोर और लेस मैं कल की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में कोई मेजर चेंज नहीं देख रहा हूँ। मार्केट गिर रहे हैं बेशक, लेकिन पूरी तरीके से अभी बेरिश जोन पर नहीं आया है, तो थोड़ा हमें लगता है कि इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं कि वहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 17 दिसंबर है और अब हम 26,000 के नीचे सस्टेन हो रहे हैं। आज हमें करीब 41 पॉइंट्स का लॉस देखने को मिला और हम 25,818 पे हमने क्लोजिंग दी। वोलेटिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। काफ़ी लो वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। विक्स 10 से नीचे आ गया है और
अगर हम देखें कुछ महीने पहले 10 से नीचे आया था, मैंने दिखाया कि उसके बाद मार्केट में क्या हुआ था। और उससे पहले अगर जाएंगे तो आपको रेयर ऐसे इवेंट्स मिलेंगे पिछले 8-10 सालों में जब ये 10 से नीचे आया है। अगर आप पुट कॉल रेशियो में देखें तो ये जो पोजीशंस यहाँ पर बनी थी, हमें पीसीआर में राइज देखने को मिला था, वापस से उसमें ड्रॉप देखने को हमें मिला है। और वही ट्रेंड हमें निफ्टी फ्यूचर्स में भी देखने को मिल रहा है कि जिस दिन मार्केट गिरता है ओआई ऐड होता है, और जब मार्केट चढ़ता है तो ओआई या तो कम ऐड होता है या मोस्टली उसमें हमें कट देखने को मिलता है। वही ट्रेंड रिपीट होता हुआ दिखा है और प्रीमियम में थोड़ा राइज हमें देखने को मिला। ये थोड़ा हमें होप दे रहा है कि ऐसा लगता है कि आज शॉर्ट्स कटे हैं, शॉर्ट्स पोजीशंस को काटा गया है, जिसकी वजह से प्रीमियम में राइज देखने को मिला है। अगर टर्नओवर की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से टर्नओवर में ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट मोर और लेस बेरिश टेरिटरी में जा रहा है, टर्नओवर भी कम है, तो ये सेलिंग ऐसा लगता है कि कंटिन्यू रहेगी और 1-2 दिन ऊपर नीचे जा सकता है, बट ब्रॉडर ट्रेंड अगर हम देखें तो डाउनवर्ड ही जाएगा। ये सेलिंग के फिगर्स देखकर हमें ऐसा लगता है। एडवांस डिक्लाइन वंस अगेन पैथेटिक, 1055 स्टॉक्स अप एंड 2085 स्टॉक्स डाउन। और एफआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी वो उन्होंने कल बढ़ाई है, वो लगातार बढ़ा रहे हैं। साथ में मैंने आपको दिखाया फ्यूचर्स मार्केट में वो शॉर्ट है, ऑप्शंस मार्केट में भी वो शॉर्ट है, तो टोटल उनकी सेलिंग हो रही है, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये जो 25,840 है, इसके ऊपर मेजर मनी ट्रांसफर हो रहा है। ये सारी फेक मूव की जा रही है मार्केट में ताकि जो शेयर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैंड से निकलकर वीक हैंड के हाथ में आए। अब देखिए कि किस तरीके से पिछले 20 दिनों से मार्केट नहीं गिर रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है रिटेल के साइकोलॉजी पर, ये कि देखो मार्केट नहीं गिर रहा है, देखो हमारा मार्केट नहीं गिर रहा है। और यही जो सेंटिमेंट में चेंज होता है, इसका इस्तेमाल करके चेंज ऑफ हैंड होता है, वीक हैंड्स को शेयर छेपा जाता है। तो अब हम इस लेवल से आज नीचे आ गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी लेवल से वापस मार्केट्स में रिबाउंड भी हमें देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और एक अगर आप गौर करें कि यहाँ पे ये जो गैप बनाया गया था और इस गैप को यहाँ करीब फिल किया गया, तो लगभग ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये डायमंड पैटर्न के बाहर की आज क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये कुछ और दिन स्पेंड करेगा और उसके बाद हमें फॉल देखने को मिलेगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? मुझे लगता है कि हमें इस लेवल को डिसाइसिवली टूटते हुए दिखना है। तो आइडियली एक ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद एक ड्रॉप हमें देखने को मिले, तब सही होगा मार्केट को सेल करने का लेवल। और अभी हम देखें तो हमारा सेंटिमेंट ट्रैकर भी पूरी तरीके से बेरिश जोन पर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन हो सकता है इसी जोन पर और भी खेला हो। तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं या किया हुआ है तो कोशिश करें कि हेज के साथ रखें। नेकेड शॉर्ट जब भी डिसाइसिवली टूटेगा तभी आप नेकेड शॉर्ट में बैठें और क्विकली पोजीशंस को आप कट करें, क्योंकि जिस तरीके की वोलेटिलिटी और ये सब हम बार बार देख रहे हैं ऊपर नीचे, तो वो आपके स्टॉप लॉसेस को काट सकता है या आपके प्रॉफिट्स को पूरी तरीके से खा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।